सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ बटलर-वॉल्मर इक्वेशन। ठीक है, तो बटलर-वॉल्मर इक्वेशन, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस इक्वेशन की सहायता से इलेक्ट्रोड में होने वाले रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी किया जाता है। चूँकि हमने देखा है रिएक्टेंट पहले इलेक्ट्रोड पे डिफ्यूज होकर एब्जॉर्ब होता है, तब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है तथा प्रोडक्ट डिसॉर्प्शन और डिफ्यूजन प्रोसेस से अलग हो जाता है। ठीक है, इतना हमने पहले वाले वीडियो में देखा है। ठीक है, अब हम रिएक्शन को देखेंगे तो जनरली दो टाइप का होगा। एक तो क्या होगा रिडक्शन, जो रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड दिखाया मैंने, और एक क्या होगा बैकवर्ड रिएक्शन, जो कि ऑक्सीडेशन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने करंट डेंसिटी देखा, एक्सचेंज करंट डेंसिटी। इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताया था, IC = IA = I0। ये क्या हो गया करंट डेंसिटी, कैथोडिक करंट एक्सचेंज करंट डेंसिटी, और ये एनोडिक एक्सचेंज करंट डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे जो R होता है वो क्या होगा I/ZF। रेट क्या होगा I/ZF, मतलब Z यहाँ पे क्या है चार्ज है, F फैराडे, I करंट है। ठीक है, ये हम यहाँ पे I की वैल्यू निकालेंगे तो हमको रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जनरली फाइंड करना है I की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अट इक्विलिब्रियम कंडीशन में IC = नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों बराबर था, लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब रिएक्शन एक साइड फ्लो हो रहा है, उस कंडीशन में IC = नॉट IA है ना, कैथोडिक करंट एनोडिक करंट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक रिएक्शन को लेते हैं कैथोडिक रिएक्शन, जिसमें कि क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है मतलब यहाँ पे Mn+ है, यहाँ पे Ms है, ये रिएक्शन इधर फॉरवर्ड हो रहा है। ये एनोडिक ये कैथोडिक करंट C है ना, IC कैथोडिक करंट फ्लो होगा यहाँ पे। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब यहाँ पे ΔG जो हो रहा है वो दोनों ही रिएक्शन के लिए क्या है बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से रेट कांस्टेंट लिया। रेट कांस्टेंट हम जानेंगे तभी तो रेट को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो K का वैल्यू जो होता है वो B एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल है, ΔG/RT, ये फॉर्मूला आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, ये क्या है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, आयरिंग विलियम थ्योरी से लिया गया है, जो कि रेट कांस्टेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ कैथोडिक करंट, चूंकि कैथोडिक रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे IA का वैल्यू क्या होगा उसको हमको निकालना पड़ेगा। जो IA हम वहाँ ऊपर में देख रहे थे, जो C के बराबर नहीं है, IC के बराबर नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा KA रेट कांस्टेंट। RA = क्या होगा KA रेट कांस्टेंट ऑफ एनोडिक करंट। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा आपका CR, ये R क्या दिखा रहा है रिडक्शन को दिखा रहा है, मतलब कैथोड में क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसी टाइप से रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनोडिक करंट, एनोडिक करंट के लिए हम क्या ले लेंगे IC RC, KC यहाँ पे ले लेंगे एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट। मतलब यहाँ पे एनोडिक करंट क्या हो रहा है, देखो एनोडिक करंट जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन में हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको एनोडिक कर देना चाहिए, इसको कैथोडिक कर देना चाहिए, ये गलत हो रहा है शायद। आई थिंक चलो मैं क्लियर कर दूंगा इसको। ठीक है, आगे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे जो CR है वो रिड्यूज स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन है, और CO है वो क्या है ऑक्सीडाइज स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा फैराडे के बराबर होगा। फैराडे क्या होता है इक्वल टू चार्ज इलेक्ट्रॉन का करंट, ये चार्ज कह सकते हो, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल अगर हम 1 ले लेते हैं तो फैराडे = करंट। ठीक है, फैराडे = इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हम एनोडिक के लिए अगर लेते हैं, ठीक है, तो ये एनोडिक ही था, यहाँ पे कैथोडिक मैंने लिखा, ये क्या हो गया एनोडिक होगा, ये क्या हो जाएगा कैथोडिक होगा, तभी तो यहाँ पे C आया है और यहाँ पे A आया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दिखा या नहीं। ठीक है, एनोडिक कैथोडिक ये, चलो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ फैराडे इंटू आर ए, ठीक है। इसी तरह से आई सी कैथोडिक के लिए एफ आर सी। अब आर ए और आर सी का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है ना, यहाँ पे आर ए और आर सी का वैल्यू निकाला है, आर ए और आर सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो के ए सी आर हो जाएगा और के सी सी ओ ऑक्सीडाइज और रिड्यूज स्पीसीज का एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को रेट कांस्टेंट के साथ में फैराडे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, करंट डेंसिटी ऑफ एनोड। इसी की में देखें तो ये करंट डेंसिटी ऑफ कैथोड, ठीक है। अब इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है उसमें ओवरऑल करंट आई क्या होगा, हमको आई तो निकालना है। आई क्या होगा, एनोडिक करंट को कैथोडिक करंट से माइनस कर देना। हमेशा याद रखना कि एनोडिक सामने रहेगा, कैथोडिक बाद में। तो आई इक्वल टू आई ए माइनस आई सी, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। एफ के ए कॉन्स्टेंट ऑफ एनोड और एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर, मतलब रिएक्टेंट का जो स्पीसीज होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, माइनस एफ फैराडे, के सी क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ कैथोड और सी ओ क्या है ऑक्सीडाइज स्पीसीज का एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसी को हमको डील करना है। क्योंकि के ए और के सी यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है और के ए और के सी का वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, बट जो हमने यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी लिया है, यहाँ पे के ए कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एनोड का रेट कांस्टेंट बन जाएगा, के सी कर देंगे तो कैथोड का रेट कांस्टेंट बन जाएगा। बस उसको डायरेक्टली मैंने यहाँ पे पुट किया है ना। जो यहाँ पे के ए था उसको हम चेंज कर देते हैं किससे, उस फॉर्मूला से, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, यहाँ वैसे ही है। बी कांस्टेंट था, यहाँ पे एनोड के लिए हम क्या लगा देंगे, ए एक्सपोनेंशियल डेल जी, इसको स्टार कर दो क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही है। ए एनोड के लिए आर टी है ना, कहीं जगह स्टार ए छूट गया होगा तो आप लगा लेना सब जगह, ठीक है। इसी टाइप से एफ सी बी सी, बी सी कहने का मतलब कैथोडिक कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के स्थान पे बी कांस्टेंट डाले हैं, ठीक है। ये हो गया एक्सपोनेंशियल डेल जी सी, यहाँ पे स्टार छूटा हुआ लगा लेना यहाँ, ठीक है, अपॉन आर टी। ये हमको इक्वेशन 3 मिल गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फार्मूला से ही हमने इसको डिराइव किया है, बनाया है और के का वैल्यू यहाँ पुट किए हैं, बस इतना किए हैं। अब इस स्थिति में यदि एनोडिक करंट ज़्यादा होगा कैथोडिक करंट से तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि कैथोडिक करंट ज़्यादा होगा एनोडिक तो नेगेटिव आएगा, ये तो ये फार्मूला से दिख ही रहा है। अब यहाँ पे वर्क डन कब करते हैं, ये तो क्या था, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए था, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए था। लेकिन अगर हम यहाँ पे वर्क डन की बात करें तो वर्क डन कैसे होगा, जब नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है तो ग्राफ हमको कुछ इस तरह से मिलता है। पहले ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी को पार करते हुए यहाँ खत्म हो जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जो है यहाँ तक जा रहा है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था पहले एट इक्विलिब्रियम, लेकिन यहाँ ऑक्सीडाइज होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम लग रहा है और रिड्यूज होने के लिए ऑक्सीडेशन एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, वर्क कुछ ना कुछ काम हो रहा है, एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेस एनर्जी होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी होगा, तो इसी को हमको कैलकुलेट करना है एक्चुअल में। तो उसको हम क्या करते हैं, वर्क डन W इक्वल टू ई डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या बताता है यहाँ पे, वर्क डन को बताता है। ई तो क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, ये एक तरह का फैक्टर है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब कैथोडिक रिएक्शन के लिए बात करते हैं तो डेल जी, यहाँ पे देखो डेल जी का वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो डेल जी इक्वल टू क्या होगा, डेल जी स्टार प्लस कैथोडिक करंट के लिए क्या होगा, प्लस लगेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो कैथोडिक रिएक्शन हो रहा है इस टाइप का, इस साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है, वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा वर्क हमको करना पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा फाई, ठीक है। तो प्लस डेल जी स्टार सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल जी प्लस एफ डेल्टा फाई। एफ क्यों कर दिया, क्योंकि हमने पहले ही देखा है यहाँ पे कि अगर मोल को 1 कर दें तो यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या आता है, ई आता है। तो उसी को यहाँ पे हम फैराडे को ले लेते हैं एक चार्ज की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैराडे डेल्टा फाई। अब डेल जी
इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसफ़र कोफिशिएंट डाल देते हैं इसी के साथ में। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा ऐड कर दिया, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसफ़र, ये चार्ज ट्रांसफ़र जो होता है उसका सिमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। सिमेट्रिक कोफिशिएंट कहने का मतलब एक तरह का कोफिशिएंट जो चार्ज ट्रांसफ़र की सिमेट्री को दिखाता है, ठीक है। ये कैथोडिक रिएक्शन के लिए जो हमको फार्मूला था वो मिल गया। अब एनोडिक रिएक्शन में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या था, ये इसका वैल्यू जो होगा, अल्फा का मान क्या होगा, 0 से लेके 1 तक होता है। मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, है ना। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से 1 तक ही होता है। तो यहाँ पे हमने अल्फा मान रख दिया, पूरा टोटल वैल्यू क्या ले लिए, अल्फा ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो यहाँ के लिए जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा में, है ना, 1 में अल्फा घटाएंगे, 1 में अल्फा घटाएंगे, क्योंकि 1 से बड़ा इसका वैल्यू होगा ही नहीं, है ना। इस रिएक्शन के लिए अल्फा का मान कितना होगा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे हम अल्फा की जगह पे यहाँ पे जस्ट क्या रख देते हैं, 1 माइनस अल्फा। ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम रिएक्शन देख रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी, उसके लिए कोफिशिएंट हमने क्या लिया था, अल्फा, ठीक है। इसके लिए भी हमने क्या लिया है, अल्फा, लेकिन ये मान काफ़ी कम है ना, इसकी तुलना में ये काफ़ी कम है। तो ये पूरा मान को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, मान के चलो, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हमने अल्फा की जगह पे रख दिया है। बस डेल जी का मान हमको मिल गया है, सी के लिए भी और यहाँ पे ए के लिए भी। ये क्या है, सी है, ठीक है। दोनों वैल्यू को बस हम यहाँ पे रिएक्शन में पुट कर देते हैं, उसके बाद हमारा डेरिवेशन जो है निकल आएगा। यहाँ तक ही आपको समझना था। इसके बाद इधर जो है आपको केवल खेलना है, ठीक है। इक्वेशन 3 में जी ए और जी सी का वैल्यू रखने पर हमको यहाँ पे जी और जी सी के वैल्यू हम रख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए वाला था तो ए वाला वैल्यू क्या था, 1 माइनस अल्फा वाला था, ठीक है। और सी वाला था तो यहाँ पे अल्फा वाला था, दोनों को हम यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -4 चूँकि यहाँ पे इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डेल जी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा माइनस 1, ये ब्रैकेट में ही है, एफ डेल फाई अपॉन आर टी, ये वैसा ही है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल जी माइनस अल्फा, ये प्लस था, माइनस यहाँ कैलकुलेट हुआ तो क्या हो गया, माइनस हो गया, अल्फा एफ डेल क्यू, ठीक है। यहाँ समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी को एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है, ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल भी पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया है। वो क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उसको हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले पोटेंशियल से घटा देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, ओवर पोटेंशियल मिलता है, ठीक है। तो ओवर पोटेंशियल से हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा है। अब थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो इक्विलिब्रियम वाला जो टर्म है वो इधर आ जाएगा, मतलब ईटा प्लस थीटा इक्विलिब्रियम, डेल थीटा इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। नॉन इक्विलिब्रियम वाले का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, क्योंकि उसी को हम स्टडी कर रहे हैं। अब ईटा प्लस ये जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। और जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल को डिस्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है। बाकी टर्म तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है उसको हम यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे डेल जी है, डेल जी के अपॉन में क्या आ जाएगा, आर टी आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा एफ है, और ईटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ईटा आ जाएगा, डेल फाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल फाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेल फाई जो है, डेल्टा जो है छूट रहा है, ठीक है। तो दोनों के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा एफ ईटा अपॉन आर टी एक्सपोनेंशियल 1 माइनस अल्फा एफ, ये कॉमन है दोनों में। एक जगह ईटा के साथ मल्टीप्लाई करके लगाना है, एक जगह डेल फाई इक्विलिब्रियम के साथ में मल्टीप्लाई करके लगाना है। तो 3 एक्सपोनेंशियल हमको मिल गया है। इसी टाइप से यहाँ भी है ना, यहाँ भी हम वही करेंगे, डेल जी अपॉन आर टी को हम अलग कर दिए, इंटू, चूँकि ये वैल्यू पूरा क्या था, नेगेटिव था, यहाँ पे माइनस ई अल्फा एफ ईटा अपॉन आर टी हो गया, चूँकि ईटा के साथ मल्टीप्लाई किए। और यहाँ पे अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा तो नहीं था, यहाँ पे क्या केवल क्या था, अल्फा। तो एक्सपोनेंशियल को के साथ में यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस अल्फा एफ डेल फाई इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आर टी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ध्यान देना है,
ये वाला जो टर्म है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया, और ये वाला जो टर्म है ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, इसी टाइप से ये वाला टर्म भी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया। ये वाला टर्म भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया, ये वाला टर्म में इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इन दोनों टर्म को एक साथ लिखते हैं, इन दोनों टर्म को एक साथ लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। मैंने इसको इसके सामने ले आया, इसके बाद में इसको ले आया, ठीक है। तो ये वाला टर्म यहाँ आ गया, ये वाला टर्म यहाँ आ गया, ये वाला टर्म यहीं है, ठीक है। इसी टाइप से ये दोनों टर्म एक साथ यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पूरा टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म है, इसको मान लेना है आपको आई एनोडिक इक्विलिब्रियम मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई एनोडिक इक्विलिब्रियम मान लिया। यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, कैथोडिक, चूंकि ये सी के लिए था, ठीक है। ये इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई सी इक्विलिब्रियम। जब दोनों कंडीशन इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएगा, आई नॉट के बराबर हो जाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, आई ए इक्विलिब्रियम आई सी इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट ले लेते हैं, किसके बराबर, आई नॉट के बराबर। तो मैं पहले तो लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लिया है आई ए इक्विलिब्रियम ई का घात एक्सपोनेंशियल का घात 1 माइनस अल्फा एफ ईटा अपॉन आर टी माइनस आई सी इक्विलिब्रियम एक्सपोनेंशियल अल्फा एफ ईटा अपॉन आर टी, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नॉट। तो करंट जो होगा, करंट टोटल जो करंट होगा वो क्या होगा, आई नॉट, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल 1 माइनस अल्फा एफ एन अपॉन आर टी माइनस ई एक्सपोनेंशियल अल्फा एफ एन अपॉन आर टी। ये वैल्यू आपका जो आ गया, यही जो इक्वेशन है वो क्या कहलाता है, बटलर वोल्मर इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेके आएंगे टफेल इक्वेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में नए हो तो देखो, इसको ना क्या करना है, आपको ना बार बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये इक्वेशन डिफ़िकल्ट नहीं है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। बस जहाँ जहाँ पे आपको डेल जी निकालना है, के निकालना है, कांस्टेंट निकालना है या ईटा निकालना है, 3 स्टेप को ही आपको ध्यान देना है। बाकी तो जैसे फॉर्मूला आ रहा है वैसे ही आ रहा है, बस कहाँ कहाँ पे किस जगह शिफ्ट करना है वो आपको देखना है, ठीक है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो जितने लोगों तक पहुंच सके वीडियो को फैलाने का प्रयास कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और मेरा जो काम है वो सक्सेस हो सके, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन जो है काफ़ी शुभ हो और अच्छा हो, ठीक है। थैंक यू।